गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बोला है कि आप डिजिटल अरेस्ट को टैकल करिए जल्दी से जल्दी। अब पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट क्या होते हैं। दोस्तों, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि कई बार किसी इंसान को ना एक फोन आ जाता है। ठीक है। उस फोन पे सामने वाला बंदा बोल रहा होता है कि भाई मैं यहाँ पुलिस से बोल रहा हूँ, मैं ये अथॉरिटी से बोल रहा हूँ, आप अपना जल्दी से जल्दी वीडियो कैम आप अपना ऑन करो। एंड वीडियो कैमरा के ऊपर वो दिखाता है कि आपके नाम के ऊपर यहाँ पे ड्रग्स मिले हैं या इस तरह से कोई चीज़ हुई है। तो इस तरह से वो क्या करता है कि आपको बोलता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट में रख दिया गया है। फिर आपको वो काफ़ी डराएगा, धमकाएगा और फिर उस तरह से कोशिश करेगा कि चलो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर बात करता हूँ और आपका मामला रफा-दफा करने की कोशिश करता हूँ। तो कहीं न कहीं इन द एंड वो आपसे कुछ पैसे माँगेगा। ये पैसे कुछ लाखों में हो सकते हैं और कई बार कुछ लोगों से करोड़ों रुपए में भी यहाँ पे माँगे गए हैं इस तरह से। और एक्चुअली जब आप वीडियो कैमरा ऑन करोगे ना, तो आपको रियली ऐसा लगेगा कि भाई सामने वाला बंदा वाक़ई में पुलिस अफ़सर ही है। और ऐसे बहुत सारे स्कैम्स पिछले कुछ सालों के अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं, खासकर पिछले 1 साल के अंदर तो इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ऐसी कोई चीज़ होती है डिजिटल अरेस्ट की? आंसर इज़ नो। देखो, दुनिया में मतलब इंडिया में अगर मैं बात करूँ, इंडिया में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर आपको अरेस्ट करना होगा तो पुलिस आपके घर आएगी, आपको अरेस्ट करके ले जाएगी। ऐसे ऑनलाइन वीडियो कैमरा के ऊपर कोई डिजिटल अरेस्ट की प्रावधान हमारे देश के अंदर नहीं है। पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके अंदर। वो झांसे में आ जाते हैं, वो डर जाते हैं जब अचानक उनको कोई चीज़ बोलता है। अब ये मुद्दा इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि ऐसा बताया जा रहा है कि 3000 करोड़ से भी ज़्यादा ओवरऑल स्कैम यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई बस होगी अब, इनफ इज इनफ। इतना ज़्यादा आम लोगों का हार्ड अर्न्ड पैसा कोई ऐसे चुराया जा रहा है, ये कहीं न कहीं बहुत गलत बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सीबीआई को बोला है कि आप इस तरह के डिजिटल अरेस्ट को टैकल करिए। और साथ ही यहाँ पे सीबीआई को ये भी बोला गया है कि भाई इसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ बैंकर्स भी इन्वॉल्वड हों, क्योंकि जो पैसा जा रहा है वो किसी ऑनलाइन अकाउंट में ही तो जा रहा है, राइट? तो कहीं न कहीं बैंक वाले भी इसमें कुछ हद तक ज़िम्मेदार हैं। तो उनके ऊपर भी देखो कि कौन लोग हैं जो इस तरह के अकाउंट्स खुलवा देते हैं, जो साइबर क्राइम के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं न कहीं उनके ऊपर भी स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लेना चाहिए। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि होना ही चाहिए, ताकि लोगों का जो पैसा है वो इस तरह से कोई ऐसे चुरा के ना ले जाए। और पहले सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पहले तो इनको टैकल करो और उसके बाद आप लोगों को इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और पार्ट टाइम जॉब स्कैम के ऊपर भी काम करना है। इन्वेस्टमेंट स्कैम पता क्या होते हैं? देखो, आप लोग भी टेलीग्राम वगैरह इस्तेमाल करते हो, उसके नीचे कई बार एडवर्टाइज़मेंट आती रहती है कि हाँ, आप 5000 रुपया इन्वेस्ट करोगे तो आपको 6 महीने में आप लखपति बन जाओगे, है ना? ऐसी-ऐसी स्कीम्स आपके सामने लाई जाती हैं। कई लोग भी आपको आते हैं कि हाँ, तुम इधर आओ, तुम मेरे साथ जुड़ो, तुम आगे 2 बंदों को और जोड़ो, ये 4 बंदों को ये जोड़ेगा, तुम इस तरह से करोड़पति बन जाओगे, फिर उसके बाद तुम्हारे पास गाड़ी आ जाएगी। ये इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्कैम्स वगैरह भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाते हैं। उसी तरह से कुछ आते हैं पार्ट टाइम जॉब्स। कई बार आपको टेलीग्राम के ऊपर, कई बार और जगह के ऊपर आपको आता है कि हाँ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गूगल रिव्यू देना है, आपको वीडियो लाइक करनी है, आपको यहाँ पे ये रिव्यू देना है और घर बैठे कमाओ हज़ारों रुपए, घर बैठे कमाओ लाखों रुपए। ऐसे ही अलग-अलग जगह के ऊपर आप लोगों ने वो भी देखे होंगे पोस्टर्स वगैरह भी। राइट, ये सारे स्कैम्स होते हैं। आपसे डेटा मांगा जाएगा, आपको बोलेंगे कि आप अपना डेटा दो, आप अपनी डिटेल्स दो, अकाउंट डिटेल्स दो और आपका ही पैसा ले लिया जाएगा। आपको लग रहा था आपको पैसा मिलेगा, उल्टा होता क्या है, आपसे पैसा उड़ा लिया जाता है, आपका पूरा पैसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई सीबीआई इसके ऊपर आप काम करो। सबसे पहले तो डिजिटल अरेस्ट के ऊपर काम करो, फिर इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और पार्ट टाइम जॉब में जो भी बंदे इन्वॉल्व है ना, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ो, क्योंकि ये देश के लोगों के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही साथ देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कदम लिया जाना एक अपने आप में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप है। क्यों? क्योंकि देखो, नॉर्मली पता क्या होता है? नॉर्मली अगर हम बात करें हैं सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को नॉर्मली ऑर्डर नहीं देता, सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर इस तरह से ऑर्डर देता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सीबीआई को ऐसा बोलने की ज़रूरत है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर अलग-अलग स्टेट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि भाई जो सीबीआई है ना, उसको इस तरह के जो भी डिजिटल अरेस्ट के केसेज़ हैं, पैन इंडिया चाहे किसी भी स्टेट के अंदर हो, आप उनको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने की यहाँ पे पावर दें, आप उनको कंसेंट दें एज़ पर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो ये सारी बातें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बोली गई हैं। दोस्तों, डेट है आज की 2 दिसंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू इसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है ना, वो है श्रोडिंजर्स इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, आप में से काफी सारे बच्चे फिजिक्स पढ़ के आए होंगे, उन सब लोगों ने एरविन श्रोडिंजर जी के बारे में सुना होगा, राइट। एरविन श्रोडिंजर जी का जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये बहुत ही फेमस है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। अब इनको मैं थोड़ा सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, हालांकि है थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट, पर अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, आप ऐसा समझो कि मान लो हमारे पास एक बक्सा है, ठीक है। इस बक्से में मान लो एक कैट है, ठीक है। और ऐसा समझ लो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर बक्से के अंदर एक पॉइजन वाली डिवाइस भी है, जहर। अब मान लो आपने इस बक्से को बंद कर दिया और आप बक्से को देख नहीं सकते। अब मुझे बताओ कि कैट जिंदा है या कैट मर गई है। अब आप बोलोगे सर, जब तक हम बक्सा खोल नहीं लेते, हमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। हो सकता है कैट जिंदा हो और हो सकता है कैट मर चुकी हो। तो अगर हम बक्से के बाहर से देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि द कैट इज बोथ अलाइव एंड डेड एट द सेम टाइम, राइट। तो एक्चुअल में ना, ये कहीं ना कहीं क्वांटम फिजिक्स में भी यही सेम चीज होती है। क्या होता है, जो टाइनी पार्टिकल्स है ना, वो एक ही समय के ऊपर दो स्टेट्स के अंदर हो सकते हैं। समझे इस बात को। तो ये है स्क्वारिंजर्स कैट, ठीक है, बहुत बहुत फेमस है, ये आप सबने पढ़ी भी होगी, ठीक है। अब आज के समय ना, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी ना स्क्वारिंजर्स इकोनॉमी है। अब इसका मतलब क्या हुआ। देखो, अभी थोड़े दिन पहले जीडीपी का डेटा आया, उसमें हमने देखा हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी ना, वो थी 8.2%। अब जब हम दोस्तों इस आंकड़े को देखेंगे, हमें लगेगा इंडिया तो बहुत ही शानदार कर रहा है, इंडिया तो बहुत ऊपर जा रहा है। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे नॉमिनल ग्रोथ की, तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। जैसे पहले ये 10.7% थी, अब ये कम होके 8.7% हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, वो कम होती हुई देखने को मिल रही है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था वो एक ही समय के ऊपर मजबूत भी है और एक ही समय के ऊपर कमजोर भी है। इसी को बोलते हैं श्वारेंजर्स इकोनॉमी। थोड़ा मुझे पता है कि आपको लगेगा कि क्या बात हो रही है, ये एक ही समय के ऊपर कैसे हो सकता है। पर देखो, अलग अलग डेटा अलग अलग डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप रियल जीडीपी का आंकड़ा देखोगे तो आपको लगेगा कि इंडिया में तो सब शानदार चल रहा है, पर नॉमिनल जीडीपी में थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से एक्सपर्ट्स इस तरह से इस इकोनॉमी को स्क्वारेंजर्स इकोनॉमी का यहाँ पे नाम यहाँ पे दे रहे हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जो एक ही समय के ऊपर साइमल्टेनियसली जो वीक और स्ट्रांग होती है, इसलिए इसको बोलते हैं। अब ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मिक्स सिग्नल दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। आप लोगों को भी कई बार मिक्स सिग्नल मिलते होंगे, ये उसी चीज को दिखा रहा है, राइट। कि कई चीजें इंडिकेट कर रही हैं भारत अच्छा कर रहा है, कई चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्क्वारेंजर्स इकोनॉमी। आई होप ये वर्ड आप यहाँ पे समझ गए होंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज रिवाइज्ड अर्थक्वेक डिजाइन कोड 2025। अब देखो, ये चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड प्रीलिम्स के साथ साथ आप इसको अपने मेंस के आंसर्स में भी आप इनको इनकॉर्पोरेट करिएगा। आपको पता होगा मेंस के अंदर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का आपका टॉपिक आता है, उसके अंदर आप इसको जरूर 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 इंक्लूड करिएगा। देखो, अभी तक पता क्या होता था, आप लोग जानते होंगे कि अभी तक ना, अगर मैं अर्थक्वेक जोन्स की बात करूं, तो ऐसे आप लोग अपना एक अर्थक्वेक जोनिंग मैप बनाते थे, राइट। और इसमें आपने नोटिस किया होगा कि जोन 2 से जोन 5 हुआ करते थे। पर दोस्तों, यहां पर हमने इसमें चेंजेस किए हैं। क्या चेंज किया है दोस्तों, अब ना हमारे पास एक जोन 6 आ चुका है। ये आप जरा इधर देखो, दिस इज जोन 6। क्या आएगा देखो जोन 6 के अंदर, देखो ये वाला जो रीजन आ रहा है ना, आपको देख पा रहे हो, ये हिमालयन वाला ज्यादातर, ये अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा, ये आपका जोन 6 के अंदर डल गया है। बाकी भी कुछ और एरियाज हैं यहाँ पे और अंडमान निकोबार वाली साइड, बट मेजर यहाँ पे हिमालयन वाले हिस्से को यहाँ पे हमने जोन 6 में डाल दिया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पहले जोन 6 होता ही नहीं था, पहले हम लोग जोन 5 तक ही थे, राइट। पर अब जाके हमने जोन 6 के अंदर इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, आप जानते होंगे कि इस रीजन में काफी सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, काफी बार हमें यहाँ पर हमें काफी भारी मात्रा के अंदर अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो इसको जोन 6 को हमने हाईएस्ट रिस्क जोन हमने यहाँ पे कैटेगराइज यहाँ पे करा है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या चेंज किए हैं, इसके अलावा देखो, हमने ज्योग्राफिकल कवरेज को हमने यहाँ पे बढ़ाया है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले पता क्या होता था, पहले आप नोटिस कर पाओगे कि लगभग 59% आपका हाई हजार्ड जोन में रीजन था। पर अब भारत का 61% जो लैंड मास है ना, वो मॉडरेट या हाई हजार्ड जोन के अंतर्गत आता है। प्लस लोगों की बात करें तो भारत की लगभग 75% पॉपुलेशन वो इन रीजन में रहती हैं। क्योंकि आप नोटिस करो, भारत की ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन स्टेट में काफी हैवी पॉपुलेशन है, और इनमें काफी कुछ पोर्शन जो है वो जोन 6 में भी है।
तो भले ही ये रीजन मॉडरेट टू हाई हैजार्ड जोन वाले वो लैंड वाइज कम है, पर अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो वहां पर आपको 75% आपको पॉपुलेशन रिसाइड करती हुई देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे मोटे एडजस्टमेंट सदर्न पेनिनसुला में भी हुए हैं, पर कोई खास नहीं हुए क्योंकि सदर्न पेनिनसुला में काफी वो स्टेबल आपको कंडीशंस आपको देखने को मिलती है। तो एक तो जोन 6 बड़ा हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, हमने जोग्राफिकल कवरेज हमने यहाँ पे इनहेंस किया, एंड साथ ही साथ हमने बाउंड्री रूल इनहेंसमेंट किया। देखो इसको प्लीज प्लीज ध्यान से समझना। होता पता क्या है कि देखो कोई भी मान लो आपका शहर या कोई भी सेटलमेंट है जो दो सिस्मिक जोन्स की बाउंड्री के बीच में है, सिस्मिक जोन्स आप जानते होंगे कहीं ना कहीं वहां पे बहुत खतरा रहता है, तो उनको भी हमने यहां पर ऑटोमेटिकली हायर रिस्क जोन के अंदर यहां पे किया है। देखो इस बात को अंडरस्टैंड करो। अगर मान लो एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, एक होती है आपकी सीज्मिक वाली बाउंड्री। अब देखो मान लो यार कोई शहर है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई भी XYZ शहर मान लो। अब ऐसा थोड़ी है कि पूरे XYZ शहर को हमने यहाँ पे हैजार्ड में डालना है। हो सकता है ऐसा हो सकता है कि इसका एक सर्टेन पोर्शन यहाँ पर उसमें आता हो, तो हमने उसको उस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के बेसिस के ऊपर नहीं बल्कि ज्योग्राफी के बेसिस के ऊपर हमने इसको हायर रिस्क में डालने की कोशिश करी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जो भी शहर या जो भी सेटलमेंट कहीं ना कहीं दो सिस्मिक जोन्स के बीच में आता है वो ऑटोमेटिकली उसको हायर रिस्क जोन के अंदर डाल दिया गया है। ये बात भी आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। बाकी इस बार हमने जो मेथोडोलॉजी का अडॉप्शन किया है दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक सीस्मिक हैजार्ड असेसमेंट, इसके बेसिस के ऊपर हमने ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का आपका इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे ये मैप को यहाँ पे बनाया है। इसमें ये भी देखा जाता है कितनी ग्राउंड शेक हुई, किस तरह के करेक्टरिस्टिक्स है, रॉक फॉर्मेशंस कैसी हैं, उन सब के बेसिस के ऊपर। प्लस एट द सेम टाइम हमने यहाँ पर ना अपने अर्थक्वेक से लड़ने के लिए भी जो नया कोड है उसमें इंक्लूजन किए हैं। क्या इंक्लूजन किए हैं? देखो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा अपनी बालकनीज अपनी रूफ के आसपास आपकी प्रोटेक्टिव वॉल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं पैरापेट। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं लोग गिरते नहीं है अपनी मान लो बालकनी से कोई बंदा नहीं गिरता, उसके लिए भी हमने सेफ्टी नॉर्म बनाए हैं। अपनी छतों के लिए हमने यहाँ पे सेफ्टी नॉर्म यहाँ पे बताए हैं। ओवरहेड टैंक्स आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स के ऊपर आपके वाटर स्टोरेज टैंक्स होते हैं, तो उनके लिए भी बिल्डिंग नॉर्म्स और सेफ्टी नॉर्म्स हमने बता दिए हैं। फिर आपका जो फ्रंट एरिया होता है या फ्रंट साइड होता है बिल्डिंग का, बाहर वाला फेस होता है, उसके लिए नॉर्म्स बनाए हैं। एंड सिमिलरली आपके जो HVAC हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग कितनी होनी चाहिए, किस तरह से होगा चीजें, वो सारे कोड्स के अंदर हमने ये बातें करी हुई हैं ताकि कहीं ना कहीं हम नोटिस कर पाए कि आपकी बिल्डिंग्स जो हैं वो स्टेबल रहनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर इन सब चीजों का वेट बिल्डिंग के टोटल लोड से 1% बढ़ जाता है ना, तो बिल्डिंग का खतरा इंक्रीज हो जाता है। तो हमने नॉर्म्स के अंदर वो सब चीजें भी इंक्लूड करी हैं। इसके अलावा जो नया मैप है उसने कहीं ना कहीं ये देखा है कि हिमालयन फ्रंटल जो थ्रस्ट है वहां पर काफी सारे रप्चर्स हैं। रप्चर मतलब एक तरह से आप कह लो कि ब्रेकिंग है ग्राउंड की, एंड उस वजह से क्या होता है चीजें साउथवर्ड हमें प्रोपोगेट होती हुई देखने को मिल सकती हैं, जिससे देहरादून और जो बाकी इस तरह से शहर है ना जो कहीं ना कहीं पहाड़ों से नीचे हैं हल्का सा, वहां पर आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हमने यहाँ पे ली है एंड उस बेसिस के ऊपर ये जो मैप है हमने यहाँ पे डिजाइन किया है। बाकी इसके अलावा हमने एक्सपोजर मैपिंग भी करी। कहने का मतलब देखो हो सकता है ना कि कोई रीजन तो हो यहाँ अर्थक्वेक का खतरा तो बहुत ज्यादा हो पर यहाँ लोग बहुत कम रहते हो। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा रीजन हो सकता है कि यहाँ पे मॉडरेट खतरा है अर्थक्वेक आने का पर यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो हमने दरअसल में इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्लूड करी, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना हुआ है वहां पे, तो हर एक चीज को हमने असेस करते हुए बहुत ही साइंटिफिक ढंग से हमने यहाँ पे इसको बनाया है। और यहाँ पे हमने जो मेथड ड्रॉप किया है दैट इज पॉपुलेशन एक्सपोजर मैपिंग एंड एनालिसिस मेथड। इस मेथड का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। बाकी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हिमालय इतने इतने डेंजर में क्यों है? देखो उसका रीजन आप समझ पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी जो भारत इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ यहाँ पे कोलाइड कर रही है। उस कोलिजन की वजह से आप लोग जानते होंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है, तो कहीं ना कहीं उससे आपके एक्टिव प्लेट कोलाइड कर रही हैं, इसीलिए वहां पे अर्थक्वेक आते हैं। बाकी हिमालयंस यंग माउंटेन्स हैं और यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली ये जो रीजन है अपने आप में कंपैरेटिवली अनस्टेबल देखने को मिलेगा। बहुत सारे फॉल्ट सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्टली अगर हम बात करें यहाँ सीस्मिक गैप्स हैं। बहुत लंबे टाइम से कुछ कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर उतना ज्यादा स्ट्रेन जो है वो इकोमुलेट होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं खतरा अर्थक्वेक आने का, बड़ा अर्थक्वेक आने का बढ़ता जा रहा है। तो ये बातें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको यहाँ पे पब्लिश किसने किया? ये जो मैप है दोस्तों इसको पब्लिश किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो आपको करना पता क्या है? करना ये है कि आपको पहली चीज तो आपको PDF डाउनलोड करनी है। PDF डाउनलोड करके
इस मैप को अपने नोटबुक्स में बनाने की कोशिश करनी है। हो सकता है कुछ बच्चों के डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हों, जो भी 2026 के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप अपना नोट्स में इस पर्टिकुलर डायग्राम को अपडेट कर लें। कल को आगे अर्थक्वेक्स में मेंस में क्वेश्चन आएगा, कुछ वो बातें अगर होंगी और आपको लगेगा डायग्राम ड्रॉ करना, तो भाई ये जोन 6 वाला ही आपको मैप ड्रॉ करना है, जोन 5 वाला अब पुराना हो गया है। राइट, ये बातें आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग इंडियन प्रोजेक्ट्स। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों आप सबको एडीबी के बारे में पता होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक दरअसल में 1966 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसके हेडक्वार्टर आपको मनीला फिलीपींस में आपको देखने को मिल जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, इसका नाम भले ही एशियन है और इसका मतलब पता क्या है, इसका मेजर फोकस जो रहेगा वो एशिया पैसिफिक के अंदर रहेगा। बट ध्यान रखना, इसमें ज्यादातर कंट्री एशिया पैसिफिक की हैं, पर इसमें बाहर से भी आपकी कंट्रीज हो सकती हैं, और हो सकती हैं क्या, हैं ऑलरेडी। जैसे यहाँ पे आज के समय टोटल एडीबी में 69 कंट्रीज हैं, लगभग 49 के आसपास कंट्रीज एशिया पैसिफिक से हैं एंड लगभग 20 कंट्रीज आपको बाहर से आपको देखने को मिल जाती हैं। इस पर्टिकुलर एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो जापान और यूएसए के पास है, उसके बाद आपका चाइना, और चौथे नंबर के ऊपर आपको भारत आपको लार्जेस्ट शेयर होल्डर चौथे नंबर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें दोस्तों, जिसकी जितनी कैपिटल सब्सक्रिप्शन होती है उसको उतना ज्यादा वोटिंग राइट, मतलब सबसे ज्यादा मेन रोल यहाँ पे किसका है, जापान और यूएसए का। साथ ही साथ भारत फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एंड काफी सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए हमने लोन भी इनसे यहाँ पे लिए हुए हैं। तो जैसे मुंबई मेट्रो हो गया, चेन्नई मेट्रो हो गया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गया, ये सारी चीजें। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली ये हुआ है कि हमने लगभग 4 स्टेट्स के अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से हमने यहाँ पे लोन लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के अंदर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन एनहेंसमेंट प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हम लगभग 9 लाख किसानों तक सोलर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए $500 मिलियन का यहाँ पे लोन हमने एडीबी से लिया है। बाकी इसके साथ साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के अंदर जो इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए $190 मिलियन यहाँ पे एडीबी से मिले हैं। सिमिलरली गुजरात के अंदर जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए $100 मिलियन से ज्यादा पैसा यहाँ पे हमें एडीबी से मिला है, जिसमें आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह को अपग्रेड किया जाएगा। एंड असम के अंदर मेजरली आपका जो फिशरीज वाला सेक्टर है ना, उसको बूस्ट करने के लिए काम किया गया है। जैसे स्विफ्ट हो गया, सस्टेनेबल वेटलैंड एंड इंटीग्रेटेड फिशरीज ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, इसके लिए $1 मिलियन का यहाँ पे जो ग्रांट है वो यहाँ पर मिली है आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो ये एक बात है जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, मन्नार उरुली के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, ये मन्नार है कहाँ पे दोस्तों, मन्नार आपको केरला के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ आप जरा पिक्चर में देखो, आपको यहाँ पर ना ये जो देखने को मिलता है ना, इसको बोलते हैं उरुली। ठीक है, ये बनता है, ये एक वेसल है जो कि ब्रोंज से बनता है। किससे, ब्रोंज। ब्रोंज आप जानते होंगे, ब्रोंज एक तरह का अलॉय होता है टिन और कॉपर का, राइट। तो ब्रोंज से यहाँ पर ये वेसल बनता है। अब ये मन्नार के जो लोग हैं, वहां के लोकल आर्टिसंस हैं, वो इसको बनाते हैं। और एक्चुअल ना ये आपके खाने के लिए, कुकिंग के लिए बहुत ही शानदार माना जाता है। पहली बात तो ये सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है। नॉर्मली आप किसी और दूसरे वेसल वगैरह के अंदर कुक करते हो तो कहीं ना कहीं काफी दिक्कत आ जाती है, पर यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि क्योंकि जो खाना है वो ब्रोंज के पॉट में बन रहा है ना, उससे कहीं ना कहीं आपका ब्लड फ्लो भी बढ़ता है। ठीक है, मैं भी खुद थोड़ा सरप्राइज था इसको पढ़ के, बट इसकी जो स्टडीज करी गई हैं इसके ऊपर वो ये बताया गया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो आपका मन्नार उरली है, इसकी हीट रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आप लोगों ने जैसे हॉट केस देखे होंगे ना, उसमें आप रख देते हो तो खाना गर्म रहता है, तो भाई उरली का भी ऐसा ही है। उरली भी हीट को होल्ड करके रखता है काफी लंबे टाइम तक, और साथ ही साथ इंश्योर ये करता है कि जब आप खाना बनाते हो ना, तो खाने की हीट जो है वो हर तरफ यहाँ पे जाती है, तो जो फूड होता है पूरा सही ढंग से हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुक होता है। तो ये भी अच्छी बात है। प्लस जब आप इसको गर्म करोगे, फ्यूल का इस्तेमाल होगा। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इस पर्टिकुलर मटेरियल की फ्यूल रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है, तो कम फ्यूल का इस्तेमाल करके भी यहाँ पे खाना बन सकता है, राइट। तो ये सारे फायदे आपको उरली के आपको देखने को मिल जाएंगे। खासकर अगर हम बात करें दोस्तों केरला के अंदर, तो पेसम जो लोग हैं वो पीते हैं, ठीक है ना, पेसम मतलब कंज्यूम करते हैं। तो पेसम को बनाने के लिए जो ये ब्रोंज उरली है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों है दोस्तों, न्यूज में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ना मन की बात के अंदर इस मन्नार उरली का यहाँ पे जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही शानदार ये मन्नार उरली होती है।
मैंने भी जाके अमेजोन वगैरह पे चेक किया, तो देखो ये 5,000 रुपए के से आसपास से स्टार्ट होती है। बाकी जितना बड़ा आप करते रहोगे 10,000, 20,000, 30,000, इस तरह से रेट में ये इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। और एक्चुअल में ना हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनको दरअसल में एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट और कुछ नहीं था, वो मन्नार उर्ली ही था, राइट। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आज के समय के ऊपर। तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी चीजें पता रहनी चाहिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरल कैसरोल मतलब एक हॉट केस की तरह यहाँ पे काम करता है। हीट काफी लंबे समय तक यहाँ पे रिटेन करता है, काफी लंबे समय तक चलता है, काफी सेफ भी है कुकिंग के पर्सपेक्टिव से। और केरला के अंदर काफी सारे लोग इसका यहाँ पे इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ यहाँ पे छोटे साइज का होता है, जैसे 10 इंच का हो गया, वरना बड़ा साइज भी इसका आता है 24 इंचेस का। तो इस हिसाब से आपको जिस पर्टिकुलर खाने के लिए बनाना हो उसके अंदर आप यहाँ पे बनाने के लिए आप मन्नार उर्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना ये केरला से आपको बिलोंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। थोड़ा सा ये टेक्निकल टॉपिक है, तो प्लीज जरा ध्यान से समझना। सबसे पहली बात जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो अंडरस्टैंड करनी है यूनाइटेड नेशन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में। देखो, होता पता क्या है कि 2006 के अंदर यूएन सेक्रेटरी जनरल अनाउंस करते हैं यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में। इसकी पहली मीटिंग फिर 2006 में ही होती है। अब इसमें पता क्या है, जैसे नाम है ना इंटरनेट गवर्नेंस, तो आपस में ना दुनिया भर की सरकारें, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, ये साथ में मिलकर आते हैं और कहीं ना कहीं बात करते हैं कि भाई आजकल जो इंटरनेट पे अगर हम काम कर रहे हैं ना, इससे बहुत सारे फायदे हैं पर कहीं ना कहीं बहुत सारे रिस्क भी हैं। तो कैसे हम इंश्योर करें, कैसे हम यहाँ पे इंश्योर कर पाएं कि साथ में मिलकर इसके फायदे का हम मैक्सिमम इस्तेमाल करें, पर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे टैकल कर पाएं। उसके लिए इनकी यहाँ पे मीटिंग होती हैं। ये जो बातें करते हैं वो बाइंडिंग नहीं होती, पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को यहाँ पे मिल जाता है। एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ पे ये एक्सचेंज कर पाते हैं। ठीक है, ये तो यूएन की मीटिंग हुई। अब यूएन के इसी तर्ज को हमने देखते हुए हमने भारत के अंदर बनाया इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। तो यूएन का वही सेम देश के पर्सपेक्टिव से जो चैप्टर है, दैट इज इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इसमें क्या होता है, भारत देश के अलग अलग जो मतलब आपकी इंडस्ट्री के लोग हो गया, सिविल सोसाइटी, एकेडमिक्स के लोग हो गया, वो यहाँ पर इस तरह से मिलते हैं। आपस में मिलकर वही सेम बातें यहाँ पे कि कैसे भारत के मुद्दे हैं, वहां पे इंटरनेट का क्या रोल हो सकता है, राइट, उन सब चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के अंदर। अब इस बार का जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 हुआ, ये यहाँ पे आपका नई दिल्ली में हुआ एट द इंडिया हैबिटेट सेंटर एंड इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आईआईसी के अंदर, राइट। इसमें अलग अलग मिनिस्ट्रीज आई, ठीक है, अलग अलग आपके सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, कंपनीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेट किया। और इस बार की जो थीम थी, इट वाज एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत। इसमें ना इनफैक्ट मैं देख रहा था, इसमें एआई के बारे में भी काफी चर्चा हुई कि एआई को हम किस तरह से प्लेनेट के लिए, प्रोग्रेस के लिए और पीपल के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सब भी डिस्कशन हुआ। बाकी किस तरह से इंटरनेट पॉलिसी के अंदर सभी स्टेक होल्डर्स को सुना जाना चाहिए, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यूजर प्रोटेक्शन के अक्रॉस इंटरनेट को हम यहाँ पे सिक्योर बना पाएं, उसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस बार के इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के अंदर यहाँ पे बातचीत हुई है। तो आई होप ये टॉपिक भी आपको समझ आया होगा, राइट दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। साथ ही साथ जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था ऑपरेशन सागर बंधु। तो दोस्तों ऑपरेशन सागर बंधु दरअसल में जो साइक्लोन आया ना दितवा, उसके अगेंस्ट श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत ने इसको लॉन्च किया है, इसीलिए पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की बात करें तो दरअसल में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यहाँ दोनों की तरफ से आएगा, सेंटर और स्टेट से, इसलिए सेकंड भी गलत हो जाएगा। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की, तो एक्चुअल में ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये नॉट लिखा है ना, तो इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।